काफ़ी इंतज़ार करने वाली थी क्योंकि लगातार जैसे जिन ग्रुप से हम जुड़े हुए थे कि 7 बजे आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 बज गए तो लगा कि आज तो नहीं आएगा। पिन टू पॉइंट जैसे जो सिलेबस में जो पॉइंट है, अब उसका सोर्स चाहे अपने बुक्स में मिला हो, चाहे वीडियोस में मिला हो या नेट पे मिला हो, उसके पिन पॉइंटेड नोट्स बनाए और उनको बार बार रिवाइज किया। बेनिफिशियल रहा। कोचिंग मैंने नहीं करी क्योंकि इतना सिलेबस है, मुझे खुद पर ही ज़्यादा यकीन था कि खुद का बनाया हुआ खुद का हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहेगा बजाय 12th बाद में। तो मुझे नहीं लगता कि 12th से ही इसकी प्रिपरेशन की इतनी कोई ज़रूरत होती है। फाइनल ईयर सही समय है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि कई दफ़ा होती है जैसे आपने 12th से स्टार्ट करा तो सिलेबस कौन सा पढ़ोगे, क्योंकि जनरली आरपीएससी 1-2 वैकेंसी बाद सिलेबस चेंज कर देती है। तो आपने जो 12th बाद में पढ़ा हो सकता है वो चेंज हो जाए, तो सीधा सीधा हमें बेनिफिट मिल जाता है। और इसके अलावा जैसे राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है और करंट अफेयर है, इन पे फोकस करें तो प्रीलिम्स थोड़ा आसान हो जाता है। हम जर्नी कई बार लंबी खिंच जाती है तो मोटिवेशन ज़रूरी है कि निरंतर, चाहे प्रतिदिन समय कम ही दें, 4-5 घंटे दें, 6 दें, 7 दें, लेकिन उसमें निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे 2 दिन का गैप हो गया, तो एक कंसिस्टेंसी हो, एक मोटिवेशन हो हमारे पास। और तीसरा, मेरा छोटा भाई और विजय जी थालोर जिनका 400 प्लस रैंक है, हम तीनों एक साथ ही मेंस की प्रिपरेशन करते थे, तो तीनों के साथ ही प्रिपरेशन थी। ओके सर, नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स व्यू की टीम पिछले कई टाइम से यूपीएससी टॉपर्स, पीसीएस के टॉपर्स के साथ इंटरव्यू करने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में कल रात आरएएस के फाइनल लिस्ट आई है, जिसमें मेरे साथ सर है दीपेंद्र सैनी जी। इनका 71 रैंक के साथ अंतिम रूप से चयन हुआ है और इस वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे सर की ऑल ओवर स्ट्रेटजी जर्नी और तमाम जो आप एक एस्पिरेंट के तौर पर आपको लगता है कि क्या क्या आपको चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि किस टाइप से क्वेश्चंस अलग जो टॉपर्स के साथ हम आने वाले टाइम में इंटरव्यू करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपको जो आपकी क्यूरीज हम पूछ सकते हैं। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्ते, शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद। ओके सर, सबसे पहले आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारे व्यू आपको जान सके। मैं दीपेंद्र सैनी, मेरी स्कूलिंग सिक्कर से ही हुई है और ग्रेजुएशन मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया और पीजी मैंने ज्योग्राफी से जेएनयू न्यू दिल्ली से किया। उसके बाद में मेरा नेट किया मैंने और उसके बाद यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हुआ, जिसमें मुझे बीएसएफ मिला। उसी दौरान मैंने बीएसएफ को ज्वाइन कर लिया और असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया जो पॉजिटिव रहा, तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी से ज्वाइन कर लिया। फिलहाल मैं गवर्नमेंट कॉलेज लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में कार्यरत हूँ, भूगोल विषय पढ़ा रहा हूँ। ओके सर, कब से आपको लगा कि आपको आरएएस की इस फील्ड में जाना है, प्रशासनिक अधिकारी बनना सर? जनरली जैसे सबके साथ ही होता है, स्कूल टाइम से ही एक ड्रीम बन गया था जो पेरेंट्स से मिला, और उनका ड्रीम कब खुद का ड्रीम बन गया ये एक जर्नी में मिक्स हो जाता, पता नहीं चलता। तो स्कूलिंग 11-12 से मानिए आपकी, उस दौरान से हमें लगा कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। ओके सर, आपने एक सपना देखा, वो सपना आखिर कल रात को एक पीडीएफ के आपके रोल नंबर दिखा और आप आखिरकार आपका सपना साकार हुआ। उस रात को कैसा लगा और आपकी फैमिली में कैसा माहौल रहा? रात काफ़ी इंतज़ार करने वाली थी क्योंकि लगातार जैसे जिन ग्रुप से हम जुड़े हुए थे कि 7 बजे आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 बज गए तो लगा कि आज तो नहीं आएगा। फिर 11 बजे रिजल्ट आया, तब तक मैं वेट ही कर रहा था। तो रिजल्ट देख के बहुत ही अच्छा लगा, खुशी हुई, जो एक प्रत्याशित रिस्पॉन्स रहता है। और फिर रात्रि में तो नींद नहीं आई वो खुशी के मारे, और घर पर भी बहुत अच्छा माहौल रहा, खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि एक लंबे समय से इंतजार था इस तरीके के पद प्राप्ति का। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर तो मैं हालांकि हूँ, बहुत अच्छा पद है, अच्छे वेतन है, लेकिन जिस ड्रीम को हम परस्यू कर रहे थे वो फाइनली यहाँ आकर हमें मिला है। ओके सर, इससे पहले बात करते हैं कि ऑल ओवर इस जर्नी तक पहुंचने के लिए, इस पद तक पहुंचने के लिए कितना टाइम दिया आपने? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, सेकंड इंटरव्यू था, तो पूरा क्योंकि आरपीएससी लगातार हर वर्ष एग्जाम करवा नहीं पाती है, तो टाइम तो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 4-5 साल मानो कि हो ही जाता है। लगातार अगर एग्जाम्स हो हर साल तो इतना समय नहीं लगे, क्योंकि जनरली हम मानते हैं कि 3-4 साल में एक वैकेंसी होती है, तो 4-5 साल तो नॉर्मल है एक वैकेंसी के लिए। अगर आप खुश किस्मत हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट निकल जाते हैं, वरना सेकंड थर्ड अटेम्प्ट होना ये आम बात है। तो ये मानिए 4-5 साल तो हो ही गया।
बिल्कुल बिल्कुल सर, जब किसी भी इतने बड़े प्रशासनिक एग्जाम और जो सिविल सर्विस के एग्जाम को जब क्रैक करने की स्टूडेंट सोचता है, तो उससे पहले बहुत सारे दिमाग में आता है कि कोचिंग कैसे करूंगा, इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, इतनी बड़ी बुक लिस्ट है। इन चीजों से आपने स्टार्टिंग कैसे की, अगर तैयारी करना चाहते तो? मैंने सर्वप्रथम मेंस से ही शुरुआत करी, क्योंकि मेरे खुद का मानना है कि प्री एग्जाम से पहले मेंस का सिलेबस जितना ज़्यादा कवर हो जाए वो उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। तो पॉइंट टू पॉइंट, जैसे जो सिलेबस में जो पॉइंट है, अब उसका सोर्स चाहे अपने बुक्स में मिला हो, चाहे वीडियोस में मिला हो या नेट पे मिला हो, उसके पिन पॉइंटेड नोट्स बनाए और उनको बार बार रिवाइज किया। यही स्ट्रेटेजी थी सभी पेपर्स में। कोई एक पेपर का, एक विषय का एक सोर्स बताना मुश्किल है, लेकिन एक टॉपिक का मैंने एक ही सोर्स रखा, उसे बार बार रिवाइज करा और पिन पॉइंटेड नोट्स बनाए, उनको बार बार हमने रिवाइज करा। तो कुछ अगर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो कई सोर्स होंगे, लेकिन एक टॉपिक का एक सोर्स रहेगा। ओके, अगर सर एनसीईआरटी की बात करें तो इस एग्जाम के लिए कितनी भूमिका? कुछ विषयों में अच्छी भूमिका है, सब में तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ विषयों में एनसीईआरटी की भी भूमिका है, कुछ में राजस्थान बोर्ड भी काम आता है। तो मेन डिटरमिनेंट ये है कि आपको जो टॉपिक पढ़ना है, अगर वो एनसीईआरटी में मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है राजस्थान बोर्ड में देखिए, वहाँ नहीं मिल रहा है तो कोई अन्य टेक्स्ट बुक में देखिए, वहाँ भी नहीं मिल रहा है तो जैसे इस बार वो एआई वगैरह के, आईओटी वगैरह ये नए टॉपिक थे, वो नेट से मिले हमें। तो सोर्स कोई एक फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, बिल्कुल जहाँ से मिलता है वहाँ से पढ़ना है। बिल्कुल। ओके सर, जैसा आपने बताया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर में भी करे रहते हैं, उसके बावजूद भी इस परीक्षा के लिए आपने कैसे अपने आप को अलग टाइम दिया, कैसे आंसर राइटिंग की, आखिरकार मेंस में अच्छे मार्क्स लेके आए, इंटरव्यू में भी लेके आए और फाइनल सिलेक्शन में 71 रैंक लेके आए, ये सब एक जॉब के साथ सर कैसे किया आपने? मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मेंस प्रीलिम्स के पहले जितना मेंस का सिलेबस हो उतना अच्छा है, तो ठीक ठाक सिलेबस मैंने प्रीलिम्स के पहले कर लिया। और फिर मैं विद्यासर गवर्नमेंट कॉलेज में पोस्टेड था, उस समय प्रिंसिपल का मेरे पास चार्ज था, तो छुट्टियां वगैरह तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन के लिए नहीं ली। तो वो जो वर्किंग आवर के बाद में जो समय मिलता था उसमें सुबह और शाम में वही समय मिलता था, वो ठीक था, पर्याप्त था, 7-8 घंटे आराम से मिल जाते थे। तो उसी में ही उसे बार बार रिवाइज करें, फिर ऑनलाइन एक टेस्ट सीरीज ले ली तो वो टेस्ट लिखते रहे, तो उनसे बेनिफिशियल रहा। कोचिंग मैंने नहीं करी क्योंकि इतना सिलेबस है, मुझे खुद पर ही ज़्यादा यकीन था कि खुद का बनाया हुआ खुद का हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहेगा, बजाय किसी अन्य के द्वारा बनाए गए नोट्स और वीडियोस से। बिल्कुल जी। सर, आपने अभी कोचिंग की बात की, सर कोचिंग कितना इस एग्जाम के लिए मतलब एक मस्ट जरूरी है या फिर नहीं है? ऐसा बहुत सारे एस्पिरेंट्स जब 12th करके कोचिंग ले लेते हैं, तो आप उन तमाम एस्पिरेंट्स जो 12th करने के बाद को उनको क्या बोलना चाहिए, कैसे तैयारी करें? 12th बाद में तो मुझे नहीं लगता कि 12th से ही इसकी प्रिपरेशन की इतनी कोई ज़रूरत होती है। फाइनल ईयर सही समय है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि कई दफ़ा होती है जैसे आपने 12th से स्टार्ट करा तो सिलेबस कौन सा पढ़ेगी, क्योंकि जनरली आरपीएससी 1-2 वैकेंसी बाद सिलेबस चेंज कर देती है, तो आपने जो 12th बाद में पढ़ा हो सकता है वो चेंज हो जाए या पैटर्न बदल दिया जाए। तो फाइनल ईयर सही समय है, अगर उससे भी थोड़ा और एक्स्ट्रा करना जो सेकेंड ईयर मानिए, तो वो शुरुआत वहाँ से की जा सकती है। और शुरुआत के लिए सीधे ही कोचिंग में चले जाना तो वो तो ठीक नहीं लगता मेरी राय में। अच्छा ये हो कि हम पहले सिलेबस को ठीक से पढ़ें, पहले के आए हुए जो पेपर्स हैं उनको देखें, हम थोड़ा कुछ पढ़ें फिर पेपर को देखें कि क्या मैंने जो स्टडी करी है उससे ये सोल्व हो रहे हैं क्या। अगर हो रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की ज़रूरत है। अगर नहीं हो पा रहा है किसी वजह से या साइकोलॉजिकल ऐसा कुछ है कि कोचिंग की नीड है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कुछ साइकोलॉजी है कि कोचिंग कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अन्य जो पीयर प्रेशर होता है कि मेरे साथी कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, तो वो पीयर प्रेशर कई बार काम कर जाता है। मैंने कोचिंग नहीं की थी और मैं सबको तो नहीं कहूँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो अपनी अपनी एबिलिटीज़ उनको इवैल्यूएट करना चाहिए, लेकिन सही रास्ता ये हो पहले टॉपिक को पढ़ें, हम कोई भी मेंस का टॉपिक उसे पढ़ें, स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, फिर उस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देखें, अगर वो कवर हो रहे हैं तो फिर कोचिंग की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल। ओके सर, बहुत सारे टॉपर्स, इससे पहले हमने आरएस के लास्ट 2018 के टॉपर्स के इंटरव्यूज लिए, उन्होंने बोला पीवाईक्यूएस की बहुत एक इसमें अच्छी भूमिका है। तो अगर बात करें तो लास्ट कितने ईयर्स के जो पीवाईक्यू आपने निकाले, कितने मिले आपने, उसको क्या बोलना चाहोगे उसके बारे में? अब वो तो प्रीलिम्स में तो काफ़ी भूमिका रहती है, आरएस के नहीं, जैसे स्कूल लेक्चरर है, आरपीएससी या जो बोर्ड द्वारा जो एग्जाम्स ली गई हैं वो चाहे किसी वो पद चाहे जो भी हो, उनके अगर पेपर्स हम सोल्व करें तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलता है। कुछ क्वेश्चंस क्या रिपीट होते ही हैं एग्जाम्स में, तो सीधा सीधा हमें बेनिफिट मिल जाता है। और इसके अलावा जैसे राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है और करंट अफेयर है,
इन पे फोकस करें तो प्रीलिम्स थोड़ा आसान हो जाता है। जी ओके। अगर सर बात करें कि आपने कभी यूपीएससी की बार ट्राई किया होगा, अटेम्प्ट दिया होगा सर? ओके। यूपीएससी और अगर आरएस की दोनों की भर्ती को अगर देखना चाहें, अगर स्टूडेंट्स दोनों साथ में कमांड करके तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? कई एक एग्जाम्पल होंगे, जैसे पिछली भर्ती में गौरव जी बुडानिया थे, उन्होंने आरएस क्रैक किया, फिर उसी थोड़े दिन बाद में उनका यूपीएससी भी क्लियर हो गया। तो ये संभव तो है, हो सकता है, वो तो व्यक्तिगत कैपेबिलिटी पर निर्भर है, लेकिन ये संभव है। अब रणनीति क्या हो, तो वो सिलेबस जो कॉमन है उनको तैयार किया जा सकता है, पहला जो डिफरेंट है उनको अलग अलग समय में तैयार किया जा सकता है। और इस विषय में ज़्यादा जो जिन्होंने ये दोनों एक साथ कवर किए हों, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि मैंने यूपीएससी के साथ किया हो। मैंने यूपीएससी किए अलग समय, फिर यूपीएससी छोड़ के फिर आरपीएससी करा है, लेकिन काफ़ी कुछ टॉपिक तो मिलते हैं, लेकिन जो अप्रोच है वहाँ यहाँ ज़्यादा फैक्चुअल अप्रोच चलती है, वहाँ एनालिटिकल अप्रोच चलती है। राइटिंग स्किल की जो वैल्यू है वो कम है, वहाँ पर राइटिंग स्किल मुख्य जो निर्धारक है वो रहता है। तो दोनों एग्ज़ाम्स की डिमांड अलग है, अप्रोच अलग है, कुछ टॉपिक मिलते होंगे, लेकिन वहाँ कंटेंट की जो नीड है वो भी अलग अलग है। तो दोनों में अलग अलग अप्रोच से ही लेना, मेरे राय में दोनों की अप्रोच बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ओके। सर अगर मैं आपसे 71 रैंक आई, अगर आपको अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ओवरऑल इस जर्नी में सर आपको 3 चीजें ऐसी क्या लगती जो बहुत जरूरी है? मुझे ये लगता है कि एक तो हम सिंसियर रहें, डिसिप्लिन रहें। बिल्कुल। दूसरा, हम जर्नी कई बार लंबी खिंच जाती है, तो मोटिवेशन ज़रूरी है कि निरंतर, चाहे प्रतिदिन समय कम ही दें, 4-5 घंटे दें, 6 दिन 7 दें, लेकिन उसमें निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे 2 दिन का गैप हो गया, तो एक कंसिस्टेंसी हो, एक मोटिवेशन हो हमारे पास। और तीसरा, आरपीएससी में मैंने देखा है, ये आरपीएससी की जो एग्ज़ाम खास तौर पर आरएएस, उसमें ये जो पोस्टपोन होने के रूमर्स हैं वो ज़्यादा चलते हैं। मेरा जो पिछला अटैम्प्ट था वो इसी चक्कर में ख़राब हो गया। इस बार भी क्या है कि 10-15 दिन ये अफवाह चली, फाइनली वो कोर्स से हुआ भी, तो उसमें काफ़ी वो समय गंवा दिया। तो ये रूमर चलते हैं ना, ये अफवाहें हैं, इनसे अगर बचें हम तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि बचना कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हम भी चाहते हैं कि थोड़ा और समय मिल जाए तो ठीक हो जाए, लेकिन वो उचित अप्रोच नहीं है। हमें जो समय मिला, जब तक आरपीएससी खुद कुछ ना करे तब तक हमें आकलनों से बचना चाहिए। ऐसे ग्रुप जो इस तरह की अफवाहों को हवा देते हैं उन्हें ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए पहली दफ़ा। तो ये बड़ा एक अवरोध है, ये जो सोशल मीडिया पे अफवाहें चलती हैं, ये एक मूवमेंट चल पड़ा है। जैसे पिछला इसमें जो मेरी वाली भर्ती थी, इसमें मैंने क्रैक किया है, उसमें भी एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक पोस्टपोन के लिए बड़ा मूवमेंट चला। तो ये सब चीज़ें प्रभावित कर देती हैं, तो इनसे बचना चाहिए। बिल्कुल जी। ओके। सर कल रात जब रिजल्ट आया, बहुत सारे मतलब एस्पिरेंट का सिलेक्शन हुआ, टॉप रैंक भी आई, और कुछ ऐसे एस्पिरेंट जिनकी लास्ट रैंक आई बहुत मतलब कम रैंक से सिलेक्शन भी नहीं हुआ, 1500 रैंक तक पहुंच गए कई एस्पिरेंट। तो जो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन तमाम एस्पिरेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? मेरा ये कहना है कि निराश होने की बजाय ये सीखने का विषय है कि हम कहाँ पीछे रहे, क्या कमियां रह गई है ना। तो उनको हमें सोचना चाहिए कि जैसे आरटीआई से कॉपियां भी मिल जाएंगी, तो मेंस की कॉपियां देख सकते हैं। हम खुद कई बार आकलन सही नहीं कर पा सकते हैं, तो अपने जो सीनियर हैं, जो मेरी नज़र में या जो कैंडिडेट उसकी नज़र में जो योग्य व्यक्ति है, उससे हम कॉपियां चेक करवा सकते हैं कि कहाँ कहाँ सुधार है। तो निराश होने के बजाय ये सीखने का विषय, हमें सीखना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए, और एक न दिन ऐसा जरूर आएगा जब जो वांछित पद है वो मिलेगा। बिल्कुल। सर अभी जो मेंस के एस्पिरेंट्स मेंस प्रीलिम्स क्रैक करके मेंस लिख रहे हैं, तो उन तमाम एस्पिरेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे? मेरी राय में यही है कि फिर से वो रूमर्स चल पड़े कि 2 महीने हैं, क्योंकि समय कम ही है एक तरीके से, लेकिन ये सबके लिए इतना ही है। तो एक तो इन अफवाहों से बचें कि जनवरी में होगा कि नहीं होगा, नई सरकार आएगी, तो बिल्कुल ऐसी जो बातें करता है इनको आगे बढ़ाने की, वो ऐसा माने कि वो आपका हित नहीं चाहता है जी। तो उनसे एक तो बचे, समय पर्याप्त है, इतना सिलेबस है कि इसे 3 महीने में कवर किया जा सकता है अगर ठीक से पहले पढ़ रखा हो। तो अब तो इन जो चीज़ें बता रहे हैं अफवाह से बचें, अपना लगातार जो जितना समय बचा है उसे पूरी जोर लगा के पढ़ना चाहिए हमें। बिल्कुल। सर जैसा आपने बताया ऑफ कैमरा कि आपके भाई का भी सिलेक्शन हुआ है, तो सर आपकी फैमिली में एक ही फैमिली में 2 इस परीक्षा में पास किया, तो सर कैसा, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? वो खुशियाँ उससे डबल हो गई, डबल बोंजा हो गया, क्योंकि एक मेरा तो हुआ ही साथ में, दोनों सगे भाइयों का एक साथ होना वो अपने आप में एक बड़ा संयोग है।
और बहुत ही अच्छा रहा ये। तो सर तैयारी में आप दोनों साथ में करते थे या फिर अलग अलग, कैसे क्या? हाँ, दोनों, मैं, मेरा छोटा भाई और विजय जी थालोर जिनका 400 प्लस रैंक है, हम तीनों एक साथ ही मेंस की प्रिपरेशन करते थे, तो तीनों के साथ ही प्रिपरेशन थी। ओके सर, ग्रुप स्टडी से क्या आपको फायदा हुआ यार? तमाम एस्पिरेंट्स जो गांव में रह के कर रहे हैं, अकेले में तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप सोचते हैं ग्रुप स्टडी से कितना बेनिफिट होता है? अगर ग्रुप्स मिलता है ऐसा जो हमें फ़ायदा पहुंचा पाए, जो सेम माइंड सेट के हों, तो ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या है कि कई बार हम पढ़ लेते हैं लेकिन उन चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आपने वो डिस्कस किया है तो एक लंबे समय तक याद रहता है। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ग्रुप डिस्कशन, हेल्दी ग्रुप डिस्कशन हो, उसमें बेवजह की जीत हार टाइप की बातें नहीं होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ सही हो। एक हेल्दी डिस्कशन हो जिसका नतीजा अच्छे हो तो वो करना ही चाहिए। अगर नहीं बन पा रहा है तो गलत ग्रुप से बजाय है कि फिर अकेले ही ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना आपका कीमती समय दिया। और अगर लास्ट में सर अपनी व्यक्तिगत राय स्पेशल कुछ एस्पिरेंट्स के लिए बोलना चाहते सर, सब बोल सकते हैं। खुद पे विश्वास करें, आपने जो लक्ष्य चुना है उस पर अडिग रहें और एक निरंतर लक्ष्य को सामने रखते हुए अपने जो आपके प्रेरणा स्रोत हैं उनको दिमाग में रखते हुए तैयारी करते रहें। एक न एक दिन आप जरूर सफल होंगे। नमस्ते। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो को लाइक करो, प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अधिक से अधिक जितने भी आरएस एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ही वीडियो हेल्प करेगा और उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।